हमारे पास आज की डेट में सब कुछ है, टेक्नोलॉजी, फ्रीडम, चॉइसेस एज वेल एज इंफॉर्मेशन, बट एक चीज नहीं है, दिमाग। तभी तो वॉलेट में कुछ भी नहीं हो, बट तब भी कोल्ड प्ले के महंगे कॉन्सर्ट जा रहे हैं जिनका प्राइस कुछ ₹1000 हो सकता है। और हद तो तब हो जाती है जब यही कोल्ड प्ले के मेंबर्स के नाम पूछे जाए और लोगों को उनके नाम तक नहीं पता हो। ये सेंस की बात नहीं कि अगर कोल्ड प्ले के मेंबर्स के नाम नहीं पता तो आप कोल्ड प्ले के शोज में नहीं जा सकते, बट प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप को एज अ डाई हार्ड फैन बोलते हो कोल्ड प्ले के और आपको उनके मेंबर्स तक नहीं पता। Are you a Coldplay fan? Definitely. Yeah, of course. I mean, Coldplay is love. I'm a big Coldplay fan. Yeah. Of course, yes. Yes. Name any two members from Coldplay. चल Coldplay के दो मेंबर का नाम बता। यार ये क्या पूछते हैं यार लोगों से? चल एक मेंबर बता दे Coldplay का, चल दो ने एक बता दे। एडम है Chris Brown. Yeah, Chris Brown. That's all I know. अरे भाई रील देखा था मैंने, मैजिकल एक्सपीरियंस होता है वो सब। लड़की को इम्प्रेस करने के लिए याद किया था, भूल गया। अभी लड़कियां इम्प्रेस नहीं होंगी भाई। फेक फैन। इवन मैं भी कोल्ड प्ले को जानता हूँ, बट आई हैव लिसन जस्ट वन सॉन्ग ऑफ देम, दैट इज हाइम फॉर वीकेंड। उसके बाद एज सच मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैंने उनके कोई गाने सुने हैं। वैसे मैं SRK का भी फैन हूँ, बट अगर वो अपने कॉन्सर्ट का प्राइस 1 लाख रुपीस रख देंगे तो ऑब्वियसली मैं नहीं जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग कॉन्सर्ट्स में जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं या फिर SRK कुछ गलत कर रहे हैं कॉन्सर्ट रख के, बट एज सिंपल एज दैट कि मेरा जो वॉलेट है उसके हिसाब से SRK का 1 लाख का शो मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं है। और यही बात ज्यादातर लोग समझना भूल गए या फिर समझना नहीं चाहते। यही बात हमें एक परसेप्टिव में ले आती ऑफ द आइडियोलॉजी गेम। आई मीन जो कि जेनजी के पेरेंट्स दैट इज जेन एक्स या फिर बोला जाए तो हमारी पेरेंट जनरेशन, उनके लिए एक्चुअली में मनी किस तरह से परसेप्टिव देता था या फिर मनी एज अ टूल क्या देता है। उनके लिए मनी एक ऐसा सिस्टम है जो उनकी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, एज वेल एज थोड़ी बहुत वांट्स को भी पूरा सकते, बट एज वेल एज उनकी जो फ्यूचर नीड्स होने वाली है फिर फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स होने वाली है उनके लिए प्रिपेयर करे। बट अगर जेनजी की बात करें तो जेनजी एज अ मनी को टूल देखती है टू लिव फ्री, मतलब जो आज है उसी को पूरी तरह से एंजॉय कर पाए, एवरी सिंगल नीड, वांट्स एसेट्रा थिंग को आज ही फुलफिल कर पाए, कॉन्सर्ट, कॉस्मेटिक्स या फिर कुछ भी। तो जेनजी अपनी आने वाली जनरेशन या फिर खुद के लिए कोई फ्यूचर प्लान ही नहीं ले रही है या फिर फ्यूचर सेविंग्स ही नहीं कर रही है। एज वेल एज ज्यादातर रिपोर्ट्स यही कहती है कि जेनजी इज वन मेडिकल इमरजेंसी अवे फ्रॉम बीइंग पुअर या फिर ब्रोक। क्योंकि यही चीज अगर जेनेक्स की बात करें, दे आर प्रिपेयर्ड इनफ कि अगर कोई इनकी इमरजेंसी आ जाए तब भी सस्टेनेबली अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर पाएंगे थोड़े बहुत कट्स के बाद। और ये दोनों पर्सपेक्टिव डिफरेंट आइडियोलॉजी आप यही से सीख लीजिए कि दोनों के लिए प्रायोरिटी क्या क्या है। अगर जेनेक्स की बात करें तो उनके लिए गैजेट्स, ट्रेवल्स, एक्सपीरियंस, ये सब बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है। बट जेनेक्स के लिए इसका पूरा उल्टा नहीं, बट उनकी प्रायोरिटीज थोड़ी सी चेंज होती है। जस्ट लाइक उनके लिए घर, एजुकेशन एज वेल एज इंश्योरेंस जैसी चीज एक टॉप प्रायोरिटी है। और जेनेक्स और जेनजी में पेमेंट मोड, मतलब द मोड ऑफ पेमेंट जो ज्यादातर जेनजी या फिर जेनेक्स करते हैं उससे भी अंतर आता है। और बाकी इस बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल में एक वीडियो में बात की, अगर आपको इंटरेस्ट है तो इस वीडियो के बाद आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। जनरली जेनजी prefer to be on the online transactions like UPI ID। Gen X आज भी प्रेफर करते कि उनका जो पेमेंट है वो कैश से हो, चेक से हो। और इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में तो जब भी कैश या चेक देते तो कहीं ना कहीं एक परसेप्टिव आता है कि मैंने बहुत बड़ा अमाउंट किसी को अपने सेविंग्स का दे दिया। बट जेनजी मूवमेंट, जेनजी को कभी रियलाइज ही नहीं होता कि उनके अकाउंट से कुछ गया है। इट्स जस्ट अ नंबर गेम कि किसी और के पास कोई उनके नंबर्स चले गए। कि लोन को भी देख के जेनजी का बहुत ज्यादा अलग परसेप्टिव है, क्योंकि जेनजी के लिए इट्स जस्ट लाइक कि कोई चीज अभी खरीद रहे, वी कैन पे देम लेटर। बट जेन एक्स के लिए एज अ परसेप्टिव आता है कि लोन्स वगैरह बहुत ही ज्यादा नेसेसिटी में ही लिया जाएगा, जस्ट लाइक एजुकेशन लोन, होम लोन या फिर कार का EMI भी बोल सकते हैं। और इसी एटीट्यूड की वजह से जेनजी को हम केयरलेस बोले तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिकॉज जेनजी इज केयरलेस इनफ। बाकी आई वांट कि सिंस जेनजी की तरह आप भी इतने ज्यादा केयरलेस नहीं हो और आपको अवेयरनेस या फिर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आपको मिलने चाहिए, तो यू कैन डू विदाउट केयरलेस दैट इज सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि वी आर इन द रोड टू टच द 10,000 सब्सक्राइबर एंड एज सुन एज पॉसिबल आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि ये चीज आपके लिए फ्री है। बट इट मोटिवेट्स मी अलॉट, क्योंकि ये सब चीजें बहुत रिसर्च से बनाई जाती है और आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हम काफी वैल्यू इनपुट दे पाएंगे। बाकी कमिंग बैक टू द केयरलेसनेस ऑफ द जेनजी, जेनजी केयरलेस है
दो पर्सपेक्टिव की वजह से, मतलब खुद की गलतियों की वजह से भी है, बट एज द पर्सपेक्टिव ऑफ द इकोसिस्टम या फिर जो चीजें देख रहे हैं, क्योंकि जेन ज़ी एज अ जनरेशन हमने सब चीजें देख चुके हैं आज की डेट में। हमने इजराइल पैलेस्टीन का वॉर देख चुका है, हमने रशिया यूक्रेन का वॉर देखा है, हमने जियो पॉलिटिक्स में यूएसए वर्सेस रशिया देखा है, हमने चाइना वर्सेस यूएसए देखा है, एज वेल एज इंडिया पाकिस्तान, ये सब तो वॉर सिचुएशंस है। हमने कोविड-19 देख चुका है, हमने बहुत सारे वायरस को देख चुका है, हमने अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड्स, डेट टू ऑल्सो डिजास्टर इन द जॉब रिसेशंस भी देख चुका है। मतलब जनरली बोले जाए एक लाइफ में जेन ज़ी ने सब कुछ देख चुका है, और जेन ज़ी के एक परसेप्टिव में आ चुका है, लाइफ इज वेरी अनसर्टन। इवन हमारे पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि लाइफ इज वेरी अनसर्टन, कि कल क्या होगा किसी को पता नहीं। रिसेशन में वेरी लेस जॉब है फॉर द जेन ज़ी एंड अदर पीपल। तो जनरली लेस जॉब होने का मतलब है कि जो सैलरी भी है वो भी लेस होगी। देखा जाए तो उनको एक परसेप्टिव में बहुत बड़ी वेल्थ बनाने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा या फिर बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, और यही चीज जेन ज़ी का परसेप्टिव भी है कि हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा हम एक शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ जाए, जस्ट लाइक मूवी, गैजेट्स, एंजॉयमेंट, ये सब चीजों पर ज्यादा परसेप्टिव देंगे तो प्रेजेंटली हम अपने आप का आज का दिन एंजॉयमेंट से भर सकते हैं। और ये परसेप्टिव और एलोबरेट होता है कि जब हम कल कुछ भी हो सकता है तो व्हाई डोंट वी फुलफिल विद द आज। और ये परसेप्टिव ऐसे ही जेन ज़ी के अंदर नहीं आ गया या फिर बोला जाए तो जेन ज़ी को आइडिएशन आ गया ना। इट इज अ सेइंग कि जो भी आइडियाज हमें आते हैं वो एक्चुअली में हमारे नहीं होते, बट इट्स अ इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर थिंग। फिलोसफर्स के भी ये बोलना है कोई भी यूनिक आइडिया नहीं, इट्स जस्ट अ इंस्पिरेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग आइडिया। तो ये परसेप्टिव बिल्कुल सही है कि ये जो आइडिएशन है या फिर ये जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होके आई है, और यही इन्फ्लुएंस चाणक्य फ्रॉम एशियन हिस्ट्री ने बोले थे। अगर किसी भी नेशन के आपको यूथ को इन्फ्लुएंस करना है, फिर पीपल को इन्फ्लुएंस करना है, जस्ट फोकस ऑन द सिनेमा। जो भी चीजें हम सिनेमास में देखते हैं या फिर फ्लोक में देखते हैं या फिर जो भी थिएटर्स में देखते हैं, उस तरह की आइडियोलॉजी या फिर उस तरह का परसेप्टिव हमारे अंदर आ जाता है, और यही चीज बॉलीवुड के अंदर भी देखने मिल जाती है ना। बीते कुछ 12 से 15 साल में हमारा लाइफस्टाइल पूरा अलग हुआ है। मूवीज लाइक ये जवानी है दीवानी, तमाशा हो गई, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, इस तरह के ऐसी मूवीज बनाई गई जो परसेप्टिवली फोकस करता है कि आपको आज पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। आई मीन कि आज जो है, आज अपनी लाइफ को एंजॉय करें। इवन द 3 इडियट्स में सुहास जैसे कैरेक्टर को हमने हेट किया क्योंकि जो डायरेक्शन है, सुहास वाज अ गाय जो बहुत ज्यादा पैसे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, वो आज पे फोकस नहीं करता, इवन वो छोटी छोटी चीजों पर प्राइस लगाता है। आई जस्ट थिंक ऑफ इट कि कोई भी सुहास जैसा व्यक्ति अगर उसके शूज को आप गंदा कर रहे हैं या फिर समथिंग, आपने एक वॉच घुमा दी जो बहुत ज्यादा वर्थ है, तो वो चिल्लाना लाजमी है, इवन आप भी चिल्लाएंगे। और यही चीज बॉलीवुड ने दिखाई है कि सुहास जैसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा कंजूस दिखाना या फिर शो ऑफ वाला व्यक्ति दिखाना, जो कि हमें देखने में नहीं मिल रही है। जस्ट अ प्रैक्टिकल गाय जो प्रैक्टिकली सोच रहा है कि हाउ यू हैव टू फिगर आउट द फ्यूचर थिंग। यही चीज मैं बॉलीवुड दाद देता हूँ, क्योंकि जो भी चीज सिनेमा अगर थोड़ा सा नेगेटिव या पॉजिटिव वे में दिखाएंगे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा किसी भी कंट्री के यूथ को। जस्ट लाइक पहले की मूवीज जो थी बहुत ज्यादा पाकिस्तानी फ्रेंडली थी, आई मीन बहुत ही ज्यादा अमन की आशा वाली फिल्म्स थी। दोनों ही देश बहुत ज्यादा एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और पीस दोनों ही चाहते हैं। ये तो कुछ अंदर के दो लोग हैं लड़ाई करा रहे, बट आज की डेट में कुछ ऐसी मूवीज निकली जस्ट लाइक उरी, 370 या फिर अदर मूवीज जो बहुत ज्यादा प्रो इंडियन है, एज वेल एज बहुत ज्यादा पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करती है, और यही परसेप्टिव थिएटर से वो फॉलो करता है, वही चीज हमारे अंदर भी आ जाती है, विच इज आवर ओपिनियन बेस्ड, बट आई अग्री विद द सिनेमाज एज वेल कि ये चीज बहुत सही है। और एंड ऑफ द कंक्लूजन में हम यही पहुंच जाते हैं कि जो द आइडिएशन है या आइडियोलॉजी है जेन ज़ी की, वो एक्चुअली में आइडियोलॉजी है जेन ज़ी की, बट इट्स द मोटिवेटेड वन, या फिर कहीं और से इन्फ्लुएंस होके ही आई है। जस्ट लाइक फिल्म्स या फिर कुछ भी जो देखते हैं या फिर सराउंडिंग देखते हैं या फिर उनके फेवरेट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं। इसी केयरलेसनेस से हमें एक एरिया पे ले आता है कि हमें समझना पड़ेगा कि केयरलेस कहाँ होते हैं जेन ज़ी। जस्ट लाइक जेन ज़ी के आखिर स्पेंडिंग एरियाज कहाँ है। अकॉर्डिंग टू सर्वे 45% ऑफ द जेन ज़ी जनरेशन ये मानती है कि उनकी स्पेंडिंग बढ़ती है जब वो बोर होते हैं, और यही सबसे बड़ा फैक्टर बनता है ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स, क्योंकि जोमेटो, स्विगी, अल्बर ईट्स, केएफसी में ये जेन ज़ी ने खुद एडमिट किया है कि जब भी हम बोर्डम होते तब हम ये सब चीजें ऑर्डर करते हैं। मतलब हम प्रेफर करते हैं कि हमें थोड़ा सा केएफसी जाने मिल जाए या समथिंग, जोमेटो या स्विगी से कुछ ऑर्डर करें जिससे हमारा थोड़ा सा बोर्डम कम हो बाय ईटिंग। एज वेल एज ये बोर्डम एक इंपल्सिव डिसीजन पे ले आती है ऑफ द शॉपिंग फॉर द जेन ज़ी एज वेल, क्योंकि जेन ज़ी ऐसी जनरेशन जो कि खुद बोलती है कि वी आर द डिजिटल फर्स्ट एम एप फर्स्ट। आज की डेट में एडवर्टाइजमेंट ऑफ द ब्रांड बहुत ज्यादा अलग हो चुका है। मतलब आज से 10 साल 20 साल पहले की एडवर्टाइजमेंट हमें बिलबोर्ड्स में देखने मिलते, टीवीज में देखने मिलते, बट आज की डेट में
एवरी सिंगल इंडिविजुअल के पास फोन है, उसी में एड्स देख रहे होते। इवन द बिग बिग कंपनीज जो कि यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम को बोलते थे कि हम इधर पर एड्स नहीं करने वाले, वो बहुत सारे ग्रोसरी या फिर नॉर्मल से प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं ऑन द इंस्टाग्राम और द यूट्यूब बाय अप्लाइंग फॉर एड। जस्ट लाइक अगर इस वीडियो में भी आप देखेंगे तो कोई ना कोई एड आया हो सकता है वो कोई वर्कशॉप का हो सकता है या फिर कोई ग्रोसरी आइटम का भी हो सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर ऐप की बात करें जस्ट लाइक इंस्टाग्राम जो कि एड से ही रेवेन्यू जनरेट करता है ज्यादातर केसेस में, उस पर जेनजी को बहुत सारे एड्स दिखाए जाते हैं। इवन ये एड्स इतने ज्यादा एंगेजिंग भी रहते हैं एज वेल एज ये जो एड्स हैं उसमें इतना सिंपल फीचर रहता है कि आप वहीं से रीडायरेक्ट हो जाते हो ऑफ द वेबसाइट और वहीं से आप अमेजोन या फिर डिफरेंट वेबसाइट्स में जाके बाय नाउ पे जल्द से जल्द क्लिक कर सकते हो। जेनजी के अंदर बहुत ज्यादा फोमो है, फोमो के चक्कर में ही वो अननेसेसरी एसेसरीज खरीदते हैं। जैसे डुओपॉड्स की जरूरत नहीं है पर तब भी खरीदना, ईयरफोन्स आपके पास रखे पर तब भी एक लेना है, ब्लैक कलर 4 टी शर्ट हो चुकी है पर आपको एक और टी शर्ट लेना है तो उसको जस्टिफाई करना है कि ब्लैक टी शर्ट बहुत पसंद है। अगर ब्लैक टी शर्ट अगर पूरे दिन ही पहनना है तो उसी को चेंज कर करके 2-3 टी शर्ट लो ना, ये कौन सा परफेक्ट है कि 5 टी शर्ट्स लेनी और अलग अलग लेनी, जब कोई नोटिस ही नहीं कर पाएगा कि वो टी शर्ट में एक्चुअली में एक ही टी शर्ट पहन रहे हो या बाहर दूसरी पहन रहे हो। अब जब हम टी शर्ट्स की बात कर ही चुके हैं तो हम कैसे फैशन को छोड़ सकते हो। और 47% ऑफ द जेन जी इसी इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट कर रही है। जेन जी के पर्सपेक्टिव में एवरी मंथ स्नीकर्स को चेंज करने की जरूरत है, एवरी मंथ हमें क्लॉथ्स लेने की जरूरत है और वो सब क्लॉथ्स होने चाहिए एक ब्रांडेड में। इसका रीजन सिंपल सा है क्योंकि वो आइडियोलॉजी एक नो आउटफिट शुड रिपीट इट, जस्ट लाइक जैसे अंबानी फैमिली कभी भी एक आउटफिट को रिपीट नहीं करती है उसी तरह हम भी हैं जो रिपीट नहीं करेंगे। अरे तो अंबानी के पास इतना नेटवर्थ है, उतना नेटवर्थ आपके पास है क्या? बट इसमें जेन जी बस की गलती नहीं है, बट द ब्रांड मार्केटिंग या फिर बोला जाए तो पॉजिटिव्स ऑफ द ब्रांड मार्केटिंग। ब्रांड मार्केटिंग में इसलिए इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जेन जी क्योंकि इनके पास इंडिया या फिर अलग अलग कंट्रीज का बेस्ट माइंड्स जो कि आईआईटी या आईआईएम से आए हैं जो कि पूरा मार्केटिंग गेम को समझते हैं। क्योंकि ये लोग जानते हैं कि आज की डेट में पूरा जेन जी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। सर्विस में यही कहती 65% ऑफ द जेन जी ने बोला है कि जो भी प्रोडक्ट्स या फिर गैजेट्स हमने अभी खरीदा है वो कहीं ना कहीं हमारे फेवरेट इन्फ्लुएंस ने रिकमेंड किया था। बाय द वे ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि फैंडम कितना ज्यादा है जेन जी के अंदर किसी भी पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर के लिए, और बल्कि अगर बाय चांस कुछ प्रोडक्ट्स को रिकमेंड भी नहीं किया बाय द इन्फ्लुएंसर बट देन टू जेन जी खरीद लेते हैं। मतलब कितने ही बार मेरे साथ हुआ है कि मैंने पर्टिकुलर कोई चीज का एड देखा ऑफ द गैजेट्स वगैरह और उसके बाद मैं अमेजोन में वही चीज सर्च कर रहा होता हूँ बट एंड ऑफ द डे मेरे पे कंट्रोल है तो मैं वो चीज नहीं खरीदता या फिर मैं ऐड टू कार्ट करके छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद 10 दिन बाद मुझे लगता ही नहीं कि मैं वो चीज खरीदना चाहिए। बट एक बार मैंने सर्च कर लिया तो इसके बाद तो मेरे को वही टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आने वाले रहते हैं कि अगर मैंने कोई कंडेंसर माइक को सर्च कर लिया तो मेरे को पूरी फीड में इस तरह के एड्स ही देखने वाले हैं। और यही चीज जेन जी को बहुत पसंद आता है क्योंकि उनको लगता है कि पूरा जो कंपनी है या फिर पर्टिकुलर जो ऐप है या फिर जो भी Amazon एंड एक्सेट्रा थे वो इस तरह से डिजाइन किया गया जैसे वो हमसे ही बात कर रहे हैं कि पर्सनलाइजेशन एड जो भी मेरे को नीड है या फिर जो भी मेरे इंटरेस्ट है उसके हिसाब से मुझे ऐड दे रहे हैं कि मुझे ये खरीदना चाहिए और जिस चीजों में मेरे को इंटरेस्ट है उस चीजों में खरीदने में क्या दिक्कत है। ब्रांड्स यही इफेक्ट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो कांस्टेंट इंटरेस्टिंग चीजें देख रहे होते हैं। मतलब वो 100 से ज्यादा एड्स उसी व्यक्ति को देख रहे होते हैं और वो पूरा डेटा एक्चुअली में ब्रांड्स अपने आप देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है इन द एडवर्टाइजमेंट की पूरा एक चीज देखता है कि आपका जो पर्टिकुलर एड है वो कितने बार शोकेस किया गया, कितने लोगों ने उसको रीच किया या फिर एक्सेट्रा थे। और ये चीज कहीं ना कहीं जब ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग में नहीं दिखती कि बिलबोर्ड कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने परचेज किया, तो कोई डेटा ही नहीं है ना कि कितने लोग आए थे एडवर्टाइजमेंट को देख के वो पर्टिकुलर स्नीकर्स या फिर कुछ खरीदने। कॉन्स्टेंट इंटरेस्टिंग चीजों के बाद भी अगर कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तब भी आपको बहुत डेडली कॉम्बिनेशंस के साथ बनवाया जाएगा कि आपको ये चीज खरीदने की बहुत ज्यादा जरूरी है और वो चीज है लिमिटेड टाइम ऑफर। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट वैसे भी हर एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप में इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको 3499 दिखाया गया है, फिर उसको कट किया जाएगा और उसको बोल दिया जाएगा ये 1000 रुपए की चीज है। ये तो एक बहुत ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी है। उसके बाद भी ये चीज बताई जाएगी कि वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली में 2 दिन के लिए है या फिर आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है। तो दिमाग वैसे ही ललचाया हुआ है कि ये चीज बहुत ज्यादा सस्ती हो चुकी है। उसके बाद एक फियर भी डाल दिया गया है कि ये चीज सिर्फ 1 दिन के लिए सस्ती है, उसके बाद ये फिर से महंगी हो जाएगी। वो पर्टिकुलर डील मिस आउट ना हो जाए, उसको आप खरीद लेते हो और फिर उसके बाद सोचते हो कि हाँ ये चीज जरूरी थी या नहीं थी। बाकी एक बार अगर वो चीज आ गई है तो कहीं ना कहीं हम तो यूज कर ही लेंगे। जैसे कार्स होता है कि एक गाड़ी की हमें पहले जरूरत नहीं थी पर जैसे ही आ जाती है उसको हम यूज करने लगते हैं, उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि दूसरी गाड़ी की भी जरूरत हो गई। प्रोडक्ट अगर 3499 के में भी मिल रहे तो कुछ चीजों में जेन जी का बजट ही अलाउ नहीं करता, और चीज अफोर्ड कर सकते हैं। और यहीं पर 40% ऑफ द जेन जी प्रेफर करते हैं
बाय नाउ पे लेटर वाली स्ट्रेटेजी। मतलब एक केस समझो कि आपकी कॉलोनी है, उसमें एक शॉपकीपर है जिसका नाम शादी जी है, और एक व्यक्ति है जो कि 30-40 की एज का है और उनका नाम है श्याम जी। अब श्याम जी कंज्यूमर है और रेगुलर कस्टमर है ऑफ द राधे जी। अब श्याम जी जो है वो राधे जी की दुकान से कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, और वो जो चीज है उसका वो पेमेंट उस समय नहीं करते। बस कहता है कि राधे जी बोलते हैं कि ठीक है आप बाद में मुझे मंथ एंड में कर दीजिएगा, या फिर बोल देते हैं कि ठीक है, बट एक सर्टेन टाइम पर राधे जी बोलते हैं कि 1500 की उधारी हो रही है, आप इसको पेमेंट कर दीजिए, और इसके बाद श्याम जी पेमेंट कर देते हैं। और ये चीज इतनी ज्यादा स्मूथ रहती है कि राधे जी को भी कोई दिक्कत नहीं होती, कि उनके रिलेशन भी नहीं बिगड़ते श्याम जी का। ऊपर से एक टाइप का लोन ही था, बट देन टू उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगा। इट्स जस्ट सिंपल एज दैट बाय नाउ पे लेटर वाला सीन। बट इस केस में राधे जी सिर्फ एक लिमिट तक दे रहे हैं, दैट इज 1000। बट यही चीज अगर ऑनलाइन शॉपिंग ऐप में बाय नाउ पे लेटर में चलता है वो 50,000 तक भी हो सकता है। बट बाय नाउ पे लेटर भी ठीक ठाक चीज है, बट उसके बाद भी एक और चीज आती है, दैट इज द EMI। EMI पे सबसे बड़ी फनी बात ये लगती है कि 10% ऑफ द पीपल ये अग्री करते हैं कि हम अपनी ट्रिप्स EMI पे जाते हैं। मतलब EMI पे मैंने ज्यादातर केसेस में हाउस खरीदना सुना था, कार्स खरीदना सुना था, ट्रिप्स को भी आप EMI में अफोर्ड कर रहे हैं। इसमें कंज्यूमर की भी इतनी गलती नहीं है, बस कंज्यूमर की गलती यही कि वो अग्री क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे कंपनी धंधा बनाने आई। कंपनीज का यही पर्सपेक्टिव है कि हमें सेल करना है कोई भी चीज। कंपनीज का एम है कि सेल करना है। अब कुछ चीज ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाती है, जस्ट लाइक बैग हो गया, आईफोन हो गया, जिसका प्राइस 1,50,000 जो कि नॉर्मली हर एक इंडियन अफोर्ड नहीं कर सकता। कंपनीज को एक्चुअल में बेचना है वो चीज को, तो कंपनीज ऑफर करती है कि आप EMI पे ले लो। आप 1,50,000 भी तो दे नहीं सकते, बट ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी किस्त बांध दो कि भाई तुम 5,000 पर मंथ अपने अकाउंट से उस पर्टिकुलर फाइनेंस कंपनी को दोगे। अब इस केस में कंपनीज को मिल जाता है, कंज्यूमर ले ले, बट फंसती है कंज्यूमर एज वेल एज जो बैंक है। उसके बैंक भी यही जानता है कि बहुत सारा पैसा उन्हें वापस नहीं मिलने वाला है। रिपोर्ट्स अलग अलग कहती है कि उनको फॉर श्योर है कि बहुत सा पैसा जो EMI पे है उन्हें बिल्कुल चांस नहीं लग रहा कि वो चीज आ रही। जेन ज़ी जनरेशन वो एक्चुअल में इतना ज्यादा रोल रीपेमेंट कर ही नहीं सकती। एक परसेप्टिव लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज 2 लाख की या फिर 1.5 लाख की, जस्ट लाइक आईफोन। अब हमें पता है कि ये मेरी जो सैलरी 40,000 रुपीज है। अब मुझे अगर आईफोन खरीदना है तो करीब मेरे को 3 से 4 मंथ लग जाएंगे आईफोन को अफोर्ड करने में, मतलब मेरी पूरी सैलरी चली जाएगी। बट एक ऑप्शन आ जाता है कि EMI है भाई, तुम 1.5 लाख अभी नहीं दे सकते, तो एक आप करो कि भाई तुम 5,000 की किस्त बनवा लो, पर मंथ तुम काटते रहना, इससे तुम्हारा बर्डन नहीं होगा। बट ये फैक्ट भूल जाते हैं कि EMI पे भी एक टाइम के बाद इंटरेस्ट लगने लगता है। फिर में 1.5 लाख जो देना था वो हो सकता है कि 2 लाख तक पहुंच जाए, तो इसमें नुकसान किसका होगा? एक्चुअली में कंज्यूमर का नुकसान हुआ, बैंक का भी नुकसान हुआ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो लोन पेमेंट है वो कर ही नहीं पाता कंज्यूमर। बाकी प्रॉब्लम्स तो मैंने बहुत सारी दिखा दी है, तो इसका सॉल्यूशन तक तो पहुंचना पड़ेगा। एंड ऑफ द डे जो EMI ऑप्शन है या फिर सेक्टर थिंग है, लोन्स ही दे रहे हैं, और लोन्स जो है वो बहुत ज्यादा नेसेसिटी या फिर कंज्यूमर्स लॉज में ऐसा कुछ करना चाहिए। ऐसे ही लोन नहीं दे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर, तो इसको कुछ ना कुछ फॉर्मुलेट करके गवर्नमेंट को कुछ सील लाना पड़ेगा कि लोन ऐसी पर्टिकुलर चीज नेसेसिटी पे ज्यादा हो। हर एक व्यक्ति को लोन नहीं मिलना चाहिए कि जिसको पता ही है बैंकों की यार ये कुछ कमाता ही नहीं है, फिर इसकी सैलरी ही नहीं है, वो कैसे देगा। जस्ट लाइक अगर कॉलेज स्टूडेंट की बात करें तो जनरली कुछ कमा नहीं रहे होते, वो तो पूरा खर्चा अपने पेरेंट्स से ले रहे होते, तो वो 5,000 एक्चुअल में देंगे कैसे? क्या पेरेंट्स से लेके देंगे? ऑब्वियसली दे सकते, बट ऐसी गारंटी लेना बहुत ज्यादा रिस्की है। बाकी दूसरा सॉल्यूशन बहुत ज्यादा दिक्कत ऑन द कंटेंट क्रिएटर टू, बट आपको कुछ एरिया से हटना पड़ेगा, और ये चीज शायद तक यूट्यूब इतना ज्यादा नहीं, बट इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब चीजों से हटना पड़ेगा, क्योंकि द फियर ऑफ मिसिंग आउट कि आप पीछे रह रहे हो वो एक्चुअली इंस्टा से आ रही है, क्योंकि दोस्त हो गया, ऐसा हो गया, कोई पर्टिकुलर चीज लेते हैं, न्यू टॉय बोल के, या फोन ले रहा है, मैकबुक ले रहा है, या फिर कोई कार ले रहा है, ये सब चीजें आपको सोशल मीडिया में आराम से दिख रही होगी। बाकी आपके दोस्त इतने अच्छे हैं कि वो इतने ज्यादा शो ऑफ बाजी नहीं करते, देन टू आपके डिफरेंट एड्स आ रहे होंगे, तो थोड़ा सा लिमिट करेंगे इंस्टाग्राम को, एक दिन में 1 घंटा चलाओ या फिर और कम कर दो, तो वो बहुत ज्यादा बेटर ऑप्शन। बाकी तीसरा तो यार बहुत सिंपल सा स्टेप है कि अभी जो है हर एक ऐप में एक चीज आ गई है, दैट इज द बाय नाउ। पर एक टाइम पे ऐप से वो एक्चुअली में ऐड टू कार्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद पेमेंट होती थी। तो इसको अप्लाई करना सीख जाओ कि पहले ऐड टू कार्ट कर दो, उसके बाद उसको छोड़ दो कि हाँ ठीक है मैंने सेव कर लिया, मेरे को क्यूरियोसिटी थी ये पर्टिकुलर चीज खरीदने की, उसको मैंने कर दी। 2 दिन बाद आके 4 दिन बाद आके देखो क्या उसकी नीड है, या फिर तो आपके जो डोपामिन स्ट्राइक थे उस समय पे जब आप ये ऑर्डर करने वाले थे वो थोड़े से डाउन हो जाएंगे, और आप एक बोला जाए तो कैलकुलेटिव या फिर एनालिटिकल वे में सोच के उस डिसीजन तक पहुंच जाओगे। बट देन टू अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है एज अ जेन ज़ी किड, तो आप एक चीज कर सकते हो कि ज्यादातर केसेस में कैश का उपयोग करो। मतलब जो चीज फालतू है एक्चुअल में, चाहे वो डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करना हो, चाहे आप गैजेट्स की बात करें या फिर इलॉजिकल गैजेट्स की बात करें, कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो तो उस पर कैश ऑन डिलीवरी कर दो, क्योंकि जब भी आपसे कैश निकलेगा या फिर आपका जो वॉलेट है वो कम होगा, तो आपको फील आएगी कि पैन गया, कि द टेक्सचर ऑफ मनी इज वेरी गुड, कि भाई वो जब जाता है ना तो बहुत अच्छे से पता चलता है। यूपीआई जैसे एप्स को यूज करते हैं तो वो हमें ग्रेटिफिकेशन देते हैं
कि हमारे अकाउंट से एक्चुअल में दूसरे अकाउंट चले गए और हमें टिक मार्क दिखा रहे हैं, मतलब एक्चुअल में वो रेड मार्क होता तो ज्यादा बेटर था और लोग कम यूज कर। ऐसे में कंपनीज का कैसे फायदा होता, क्योंकि यूपीआई एप्स तो पूरा चल ही रहा है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बेस पे। बट एंड ऑफ द डे ये सब चीजें प्रॉब्लम अराइज हो रही है बिकॉज ऑफ द शो ऑफ कल्चर, या फिर बोला जाए तो जनरली जेनजी का बहुत बड़ा है शो ऑफ कल्चर। तो अगर आपको जानना है कि एक्चुअल में जेनजी की शो ऑफ कल्चर के क्या क्या रीजन है, क्या क्या सॉल्यूशन है, या फिर बोला जाए तो जेनजी इतना ज्यादा शो ऑफ करने ही क्यों लगा है, तो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्ण।